नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह बीएचयू में मौजूद हूँ। बीएचयू बनारस की नाक कही जाती है और इसी नाक के नीचे एक डॉक्टर हैं जो अपनी मांगों के साथ धरने पर हैं। आज धरने का 15वां दिन है और 15 दिन से अनशन पर हैं। आप पीछे देख सकते हैं, इनका साफ कहना है कि ये आमरण अनशन है और आमरण अनशन करने वाले डॉक्टर ओम शंकर जी हैं, एचओडी हैं, यहाँ के कार्डियोलॉजिस्ट हैं। मैं बातचीत करता हूँ और इन्हीं से समझने की कोशिश करता हूँ कि समस्याएं क्या हैं, चूँकि संस्थान में है और संस्थान में रहते ऐसी क्या परिस्थिति आई कि इनको धरने पर और अनशन पे बैठना पड़ा। सर पहले तो नमस्कार, स्वागत है आपका। सर ये बताएं मुझे कि ऐसी क्या परिस्थिति हुई कि आपको धरने पर बैठना पड़ा, चूँकि आप खुद एचओडी हैं, आपको अनशन करना पड़ रहा है। सर जी, क्या मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता देता हूँ कि मैं हूँ कौन। जी। मैं इस देश में स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार और शिक्षा के मौलिक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला एक व्यक्ति हूँ। डॉक्टर बाद में हूँ, सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक रिफॉर्मर कह सकते हो आप मुझे, ये भी आप कह सकते हो, और डॉक्टर उसके बाद हूँ मैं। तो इस देश में पिछले 15 सालों से मैं स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो जो भी ये आंदोलन है, इसको हम लोग 3 चरणों में देखेंगे। एक वो जो पूरे देश के हर जनता, हर नागरिक को ये अफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से मैं आंदोलन कर रहा हूँ। दूसरी वो जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एज ए होल अफेक्ट कर रहा है, उसको मैं उस पर हमारी बातें होगी। और तीसरा जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यानी कि ये जो अस्पताल है या टीचिंग इंस्टीट्यूशन है, चिकित्सा विज्ञान संस्थान, उससे संबंधित परेशानी। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि पूरे देश के लिए हम क्या करना चाहते हैं। अभी आप देखें कि चुनाव आज जो है के बाद आखिरी चरण में पहुंच गया, यानी 7वें चरण में 6 चरणों का चुनाव हो गया। पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच घनघोर चुनौतियां चल रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि सबसे अहम मुद्दा ना तो पक्ष के लिए ना विपक्ष के लिए कोई मायने रखता है, यानी कि जनता के मुद्दे गायब हैं। अब जनता के मुद्दे का क्या मतलब होता है? जनता के मुद्दे का मतलब होता है ऐसी नीति जिन पर चलकर इस देश की वर्तमान जो गरीबी है, भूखमरी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, जो मूलभूत मुद्दे हैं, उसको ख़त्म करना, उससे निजात पाना। उससे निजात पाने का जो पॉलिसी जो पिछले 10 सालों से या विगत 90 के दशक के बाद के भारत में जो राजनीतिज्ञों ने प्रपोज किया, उसका दुष्परिणाम ये है कि विकास जो है सिर्फ पूंजीपति और नेताओं के बीच में घूमता रह गया है। यानी इसको क्रोनिक कैपिटलिज्म कहते हैं, जिसको भ्रष्टाचारी पूंजीवाद कहते हैं हिंदी में आप। वहाँ क्या होता है कि नेता पूंजीपति बनाते हैं और पूंजीपति नेता बनाते हैं, और वो आपस में एक दूसरे के चक्कर घूमते रहते हैं। और विकास जो है बादल की तरह सिर्फ उसी दोनों के बीच में घूमता रहता है, जो बरसता कभी नहीं है। और जो ट्रिकल डाउन थ्योरी इससे दिए गए थे, वो बारिश कभी होती नहीं तो सारी जनता मुँह वाकर ऊपर की तरफ पानी को प्यासा, यानी अपने विकास को प्यासा ऊपर देखता रहता है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। और जो 1-2 बूंद मिल भी जाता है तो उसी का पैसा उसको गाली के स्वरूप वापस किया जाता है कि तुम खैरात ले रहे हो। खैरात मतलब क्या होता है? जैसे मेरी जो आमदनी है या मेरे जो पैसे हैं वो किसी में मैं दे रहा हूँ जो बहुत निरीह है, मतलब गया गुजरा है, वो एकदम गिड़गिड़ा रहा है मेरे सामने, मैंने कुछ दे दिया उसको, यानी कि एहसान कर दिया मैंने। लेकिन सच्चाई क्या है? जो भी पैसा आज किसी को भी इस देश में दी जाती है, किसी भी अर्थव्यवस्था में दी जाती है, वो उसी अर्थव्यवस्था यानी कि उस अर्थव्यवस्था में वहीं के लोगों द्वारा जनित होती है। और उसके कलेक्शन के अलग अलग तरीके हैं और टैक्स पेयर्स बनी होता है। वो टैक्स पेयर्स में ऐसे नहीं है कि जो आदमी इनकम टैक्स देता है वो टैक्स पेयर है और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस देता है वो टैक्स पेयर नहीं है।
इस तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उस देश के लोगों को गुमराह किया जाता है और उन्हीं के पैसों को छीनकर उन्हीं में 100 रुपया छीनकर 10 रुपया वापस करके उन्हीं के ऊपर एहसान बताया जाता है कि ये एहसान कर दिया मैंने, आपका पैसा आपको दे दिया। इससे ज़्यादा बदतमीजी क्या हो सकता है। ये ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि समाज को इसका ज्ञान नहीं है। तो पहला मैं जो काम कर रहा हूँ उस समाज को बता रहा हूँ कि आपके पैसे का कैसे दुरुपयोग हो रहा है, और वो जो पैसा 90 रुपया आप ही का 100 रुपया में लेकर वो मोटा होते जा रहा है, और आप जो है 5 किलो अनाज पर हर महीने मिलने वाले अनाज पर जीवन गुजर करने के लिए मतलब एक कमज़ोर, बीमार, लाचार समाज बनाने की ओर अग्रसर हैं, जिसमें लोग गुलाम होंगे और सारे पैसे कुछ लोग ऐश करेंगे, 10-20 आदमी। ये मानवता के ऊपर सबसे बड़ा कलंक है, क्योंकि हर मनुष्य, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, ऊंची हो, नीची हो, ये धर्म, वो जाति, सब एक बराबर होना चाहिए, सबका सम्मान बराबर होना चाहिए और सबको अवसर बराबर मिलना चाहिए, तभी ये सम्मान बराबर होगा। यानी कि ये अवसर की असमानता जो एक संगठित रूप से पैदा किया जा रहा है, जिसमें विकास ऊपर पे घूम रहा है और बाकी पॉवर्टी ट्रैप नीचे में घूम रहा है। नीचे क्या हो रहा है, ऊपर तो सब पैसा ऊपर घूम रहा है, जो 10-20% नीचे आ रहा है उसमें क्या हो रहा है कि अगर आप देखोगे तो इस देश की 90-95% आबादी पूरे जीवन भर अगर बचत करे तो उनका मैक्सिमम बचत जो है 50-60 साल की आयु जाते जाते बामुश्किल 5 लाख होता है, 5 लाख रुपए। और जब ये 50-60 की आयु में 5 लाख रुपए बचत कर लेते हैं तो उनके पास 3 समस्याएं होती है। एक होती है डॉरी सिस्टम, जो बहुत ही बुरा है हमारे समाज का, जिस संस्कृति पे हमको बहुत ज़्यादा नाज हो रहा है, उस संस्कृति का ये सबसे काला चेहरा है। उसके लिए आप बेटियों की शादी के लिए पैसे रखे हो। दूसरा है कि बेटा भी जवान हो गया, आधा पढ़ा लिखा या जो भी बिना पढ़ा लिखा, अब उसको भी कहीं ना कहीं सेटल करना है। और तीसरा, उसी उम्र में आपको बीमारी भी आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि ज़िंदगी जो है शुरू होती है जन्म के साथ और ख़त्म होती है मृत्यु के साथ, और बीच में आपको गुजरना होता है एक दौर से जिसको बीमारी कहते हैं। अब आपको हो गए आप बीमार, तो बीमार हुए तो इलाज को जाएंगे। इलाज के लिए आपके पास 2 विकल्प है, एक सरकारी व्यवस्था, दूसरा प्राइवेट ओनरशिप। जो कैपिटलिस्टिक व्यवस्था या पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें प्राइवेट ओनरशिप पर ज़्यादा ध्यान देता है, वो बड़ा अच्छा है, एकदम सब आपके साथ कुछ नहीं होता, सब उनके पास होना चाहिए। तो ये जो प्राइवेट ओनरशिप है जहाँ पर आपके पास 85% सेवाएं दे रहा है और सरकारी जो है सिर्फ 15% सेवा दे रहा है, यानी 100 में 85 आदमी उस निजी संस्थान में इलाज को विवश होते हैं। और जब वो अस्पताल में जाते हैं और 5 दिन या उससे ज़्यादा अगर वहाँ अस्पताल में रुक गए तो सारे के सारे 5 लाख रुपया जो वो कमाए थे, जीवन भर की कमाई, या तो शून्य हो गई या नकारात्मक हो गई, ज़मीन जायदाद भी बिक गए और आप फिर गरीब हो गए। अगर आधिकारिक आंकड़े आप WHO को देखें तो ये कहता है कि भारतवर्ष का 5 करोड़ आबादी हर वर्ष सिर्फ इलाज कराने में गरीब हो रही है। तो अगर 5 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकालना है, हर साल जो उस ट्रैप में जा रहा है, जिसको पॉवर्टी ट्रैप में कह रहा हूँ कि बीमार हो गए, पैसे कमाए, फिर बीमार हो गए और सब पैसा ख़त्म, तो इस पॉवर्टी ट्रैप से अगर आपको निकालना है तो उसके लिए अगर हम सप्लीमेंट कर दें उसको हेल्थ रिफॉर्म करके, उसमें हम जो टैक्स पेयर का पैसा है केंद्र और राज्यों को जो मिल रहा है उसका 10% अगर हम स्वास्थ्य पे खर्च कर देते हैं तो उसमें करना क्या है कि अस्पताल में कोई भी आदमी जाएगा, अपना आई कार्ड दिखाएगा, आई कार्ड दिखाते ही वहाँ पर उसका इलाज शुरू हो जाएगा। इलाज पूरी, चाहे ऑपरेशन, इलाज 5 लाख हो, 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, जो भी हो, इलाज करके वहाँ से जाएगा। इसमें फ़ायदा ये होगा कि जितनी उसकी क्षमता नहीं है वो भी एक तो इलाज करवा पाएगा। 5 लाख था तो 5 ही लाख का इलाज करवा पाता, वैसे भी बिना इलाज की जान जाती। तो अब उनके पास वो सीमा खत्म हो गई। दूसरी, ये आयुष्मान कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड बनाओ, उसका टिडम्बा खत्म हो गया। कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ देना है कि आप इंडियन हो, यू आर इंटाइटल फॉर ट्रीटमेंट, आपको वो इलाज के लिए आप हकदार हो। गए, इलाज लिए, बाहर लिए, जितने भी निकले, जितने भी खर्च हुए वहाँ से निकले और आराम से आप सारा जो आपका बचत था वो घर में 5 लाख का 5 लाख रहा और इलाज करा के स्वस्थ होकर घर पहुँच गए। यहाँ से लेकर दवाई भी गए जो घर में खाए। अब
आप जो सांप सीढ़ी के खेल में 0 पर पहुंच रहे थे, आप फिर 5 लाख पे ही अटके हैं। अपने परिवार की बेटी की शादी अच्छे से करेंगे, अपने बेटों के लिए कुछ एम्पावरमेंट करने के लिए व्यापार या जॉब या जो भी वो करना चाहे उसके लिए आप उसको सक्षम बनाएंगे और अपने पैरों पे वो खड़ा होगा। यानी कि पॉवर्टी ट्रैप को आपने तोड़ दिया, तो इसकी अगली जनरेशन जो होगी वो 5 लाख से शुरू करेगी, उसकी अगली 10 लाख से शुरू करेगी। तो इसका मतलब हर साल आप 5 करोड़ आदमी को पहले तो गरीबी की रेखा से नीचे गिरने से आपने बचा लिया। दूसरा आपने क्या किया कि 5 करोड़ आदमी को आपने बचाया, और 5 करोड़ आदमी अगर 10 या 15 साल तक हम लोग निकालते रहे तो क्या इस देश में कोई गरीब बचेगा? तो गरीबी मिटाने का ये है एक सही और सार्थक तरीका। तभी मेरे जैसा आदमी जो एक हृदय रोग विशेषज्ञ है, जिसके पास खाने पीने रहने के लिए कोई समस्या नहीं है, जो एक अधिकारी भी है और फिर भी लगातार 1.5 दशकों से इस देश के नेताओं को सबसे पहले भाषण दिलवाया स्वास्थ्य के ऊपर कि ताकि उनको पता हो, फिर उनसे नीतियां बनवाने के लिए मजबूर किया, लेकिन पैसे नहीं देना चाहते तो उन्होंने इंश्योरेंस वाली पॉलिसी आयुष्मान लाई। ठीक है, कुछ भी लाई, कुछ से तो बेहतर थी कुछ, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम सबके साथ है, सिर्फ गरीब के साथ नहीं, मिडिल क्लास के और दूसरे क्लास के भी ये समस्या है और सबको ये मिलना चाहिए, क्योंकि हर आदमी टैक्स पेयर है। और अगर हम ये नहीं देते हैं तो गरीबी मिटाने का हमारे पास नहीं बल्कि गरीब बनाने का तरीका है। और इसलिए पहला तो ये स्वास्थ्य के ऊपर हमको क्यों स्वास्थ्य की मौलिक अधिकार होना चाहिए, इसके पक्ष में मैंने अपनी बात कही। दूसरा है शिक्षा के मौलिक अधिकार, ये क्यों होना चाहिए। देखिए, अगर समाज में हमारे घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को मैंने ठीक से शिक्षा नहीं दी, गांव में भेज दिया पढ़ने के लिए, एक को कॉन्वेंट एजुकेशन और जितना भी बेस्ट से बेस्ट स्कूल है वहाँ मैंने पढ़ने भेज दिया। अगर मैं 10 साल 20 साल के बाद देखूँ डाउन द लाइन, तो मेरा एक बच्चा जो गांव पढ़ने गया था स्कूल में, और जहाँ की डिफरेंट अलग शिक्षा प्रणाली है, जहाँ की उन्नत शिक्षा प्रणाली नहीं है, और जो दूसरा बच्चा जो अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ने गया था, उस दोनों को अगर हम 15 साल की शिक्षा या 20 साल के बाद शिक्षा में देखें तो आपको लगेगा कि जो हमने गांव में भेजा था उसने कोई भी ऐसी शिक्षा ग्रहण नहीं की जो आत्मनिर्भर बन पाए। और वो क्या होगा हमारे लिए, यानी कि पहले तो हमारे एज ए व्यक्ति इंडिविजुअल के लिए वो एक लायबिलिटी होगा, एक बोझ होगा। दूसरा वो परिवार के लिए बोझ होगा। तीसरा वो समाज के लिए बोझ होगा। चौथा वो राष्ट्र के लिए बोझ होगा। और दूसरा बच्चा जिसको मैंने अच्छी शिक्षा दी, उन्नत शिक्षा दी, तकनीकी शिक्षा दी, वो चाहे कोई जॉब करे या ना करे, वो एक आत्मनिर्भर व्यक्ति होगा। अपनी उस ज्ञान के बल पर वो कहीं भी बैठकर भूखा नहीं मरेगा। और ये आपके समाज के लिए एसेट होगा, एसेट बिल्डिंग। तो यानी कि अगर चूँकि इस पूरे दुनिया मानवीय समाज में सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य है, और मनुष्य को अगर हम लायबिलिटी के बदले एसेट बना दें, यानी ह्यूमन कैपिटल बना दें, तो हमारा देश जो है मजबूत होगा। सर, एक सवाल, मैं जब आया तो मैंने देखा कि आप मरीजों का इलाज कर रहे थे, पर्ची लिख रहे थे और प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे थे, लेकिन हमने ये देखा है कि देश में जब भी कोई हड़ताल होता है या कुछ ऐसा होता है तो डॉक्टर बैठ तो जाते हैं, लेकिन इलाज जैसी स्थिति नहीं होती। वो कहते हैं हमारी मांगें पूरी होगी फिर हम लोग इलाज करेंगे। लेकिन आप अलहदा तरीके से इलाज भी कर रहे हैं और हड़ताल भी कर रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं सर? मैं हड़ताल कर ही नहीं रहा हूँ, ये सब ही गलत है। अनशन कर रहा हूँ, प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मैं हड़ताल नहीं कर रहा हूँ जी। हड़ताल का मतलब होता है काम रोकना। लेकिन मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक अद्भुत तरीका है। ये अद्भुत तरीका अलग क्यों है? क्योंकि मैं जिसके लिए लड़ रहा हूँ उसी को परेशानी पैदा कर दूँ तो ये तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। मेरी पूरी लड़ाई जो है मरीजों को अस्पताल में बिस्तर दिलाने, अच्छी दवाई दिलाने और समाज को बेहतर बनाने, गरीबी मिटाने के लिए है। अब मैं गरीब मेरे पास इलाज करने आ रहा है, वो बीमार है, लाचार है, उसकी जान खतरे में, और मैं कहूँगा नहीं मैं तो देखूँगा नहीं, तो बेचारे तो उनकी 2-4 की जान तो रोज़ ही चली जाएगी 10-20 की। तो मैं उस समय उनको मदद करने के बदले उनको मैं नुकसान कर रहा हूँगा। तो इसलिए मेरे हमेशा के आंदोलन, ये पहला आंदोलन नहीं, ये मेरा चौथा आंदोलन है
चौथा आमरण अनशन कर रहा हूँ। पहला आंदोलन जब मैंने किया था 15 दिन आमरण अनशन पे था उस समय, और उस समय भी मैं लगातार मरीजों को देख रहा था और उनको बता रहा था यही सब बातें कि स्वास्थ्य और शिक्षा जो है आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। उसी आंदोलन के बाद से यहाँ के चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, स्वास्थ्य को अपने मेन मुद्दे की तरफ, एजेंडे की तरफ भाषणों में लाया। फिर मेरी जो मांगे थी उस समय वो भी मैं बताता हूँ कि यही मांग थी कि 10% हिस्सा स्वास्थ्य और शिक्षा का ये आपको चाहे केंद्र हो या राज्य हो, बजट जो है वो देना पड़ेगा। और 10% तो नहीं दिया, वो आयुष्मान भारत ले आए, लेकिन ये मेरी मांग थी। उसमें से 5% जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर को एम्पावरमेंट करने का। प्राइमरी हेल्थ केयर मतलब गांव जो 70% आबादी जहां गांव में है वहां पर बस 20% वहां पर हॉस्पिटल है, 70% आबादी के पास 20% अस्पताल है। और उनके एम्पावरमेंट के लिए जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसको एम्पावर करिए, क्योंकि वो प्रिवेंटिव है, तो बीमारी को रोकें, बीमारी हो ही नहीं ये काम करें, और जब हो जाए तो फिर उसका इलाज करें। तो प्राइमरी गांव में जो लोग रह रहे हैं उसको पहले एम्पावर करना। तो उसके बाद सरकार ने वेलनेस क्लिनिक लाए, भाषणों दिए। फिर अगर आप कोविड में जो मैं इतने सालों से कह रहा था, सरकार सुनी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप नहीं किया, प्राइवेटाइजेशन को ये ज़्यादा प्रमोट किया, तो लोगों के पास बिस्तर नहीं मिल रहे थे, अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, दवाएं नहीं मिल रही थी, और लोगों की बहुत ही बुरी मौतें हुई। बहुत ही दुखद और अफसोसजनक और शर्मनाक सब चीज़ थी वो। और इसकी वजह से सरकार में एक खाली भाषण के रूप में आप कह सकते हैं कि जो पॉलिसी मेकिंग में जब वो बजट बनाया पोस्ट कोविड, तो उन्होंने कहा आउट ऑफ द 4 पिलर हेल्थ इज़ 1 पिलर। पहली बार उन्होंने माना कि हेल्थ इज़ 1 पिलर, बट एजुकेशन तब भी पिलर में नहीं आया, लेकिन एजुकेशन इज़ 2nd पिलर, 1st पिलर जो हेल्थ। इसके बाद ही ये डिसइन्वेस्टमेंट और ये सब जो करते, बेचना कभी विकास नहीं हो सकता। मैं अपने पैसे को, अपनी ज़मीन को बेच दूँ तो वो विकास नहीं कहलाएगा कभी। दिस इज़ अ रॉन्ग पॉलिसी एंड रॉन्ग वे ऑफ डूइंग दैट और जो पॉलिसी मेकिंग है। तो इसीलिए ये जो आंदोलन है ये अद्भुत है। दुनिया का आप कह सकते हैं कि मैं अद्भुत व्यक्ति हूँ या अलग व्यक्ति हूँ जो अपने प्रोटेस्ट करने के तरीके में काम रोकना नहीं, बल्कि आज मैं 24 घंटे काम करता हूँ। वैसे मुझे ऑफिस में 8 घंटे ऑफिशियल ड्यूटी 8 घंटे है, आज मैं 24 घंटे ड्यूटी कर रहा हूँ। मुझे ऑफिशियली 8 घंटे पेशेंट देखना है, मैं 24 घंटे पेशेंट देखता हूँ। जब जो आए हमेशा अवेलेबल हूँ मैं। तो आंदोलन के समय में कम होने की बदला 3 गुने ज़्यादा मैं काम कर रहा हूँ जी। सर एक चीज़ ये बताइए कि आप बीएचयू में आंदोलन पर हैं, बीएचयू और बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद भी हैं, ऐसे में बात नहीं सुनाई जा रही है या ना सुनने का अभिनय किया जा रहा है, क्या लगता है? अभी जो अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पर हम लोग आते हैं कि समस्या क्या है, सुनने की बात उसके बाद में आएगी। जी ठीक है सर। समस्या ये है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे कि देश के अन्य हिस्सों में संवैधानिक संस्थाएं कमज़ोर हुई है, वहाँ लोगों के जो मौलिक अधिकार और मानवीय है, कानून है, उसमें हरास हुआ है फॉलो करने में। उसी तरह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पिछले 2-2.5 सालों में जो ये विश्वविद्यालय चल रहा है वो बिल्कुल संविधानों की धज्जियां उड़ाकर चल रहा है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संविधान में सबसे जो मजबूत बॉडी है, जो इनके रोज़ के चलने के लिए कार्यकलापों के लिए जिम्मेदार है, वो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो वर्तमान में जो डायरेक्टर वाइस चांसलर साहब हैं सुधीर जैन साहब, वो गुजरात से आए हुए एक अधिकारी हैं और ये गुजरात मॉडल पे ही काम कर रहे हैं। यहाँ पर संविधान से नहीं, गुजरात मॉडल से काम कर रहे हैं। यहाँ पर वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो सबसे संवैधानिक बॉडी है उसको कभी बनने नहीं दिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2 साल से ज़्यादा समय में उसको बनने में 2 महीने 1 महीने का समय लगता है। अगर 2 साल से ज़्यादा समय में एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं है तो आपने बनने नहीं दिया। अब बनने क्यों नहीं दिया उसकी भी वजह होगी। घोड़ा है, उसको घास खाना है, तो क्या वो लगाम चाहेगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जो कुलपति जी हैं वो एक घोड़े की तरह है और अपॉर्चुनिटी जो है वो घास की तरह है। मतलब जो फंड है उसके मिस अप्रोप्रिएशन और ये जो है वो घास की तरह है, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है एक लगाम की तरह है। तो घोड़ा चाहेगा कभी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल बन जाए? घोड़ा ने लगाम ही खा लिया सबसे पहले।
उसके बाद घास के ऊपर टूट पड़े। हुआ यूँ कि सरकार द्वारा 1000 करोड़ इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस के नाम पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को दिया गया और इसको इन्होंने अपने लोगों मतलब 40-50 ऐसे लोगों को वो लाए वहाँ गुजरात से आने के बाद जो प्राइवेट हैं, मतलब जो ऐसे जॉब नियुक्त करे जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक्ट और इंस्टीट्यूट में ऐसे कोई भी पद मेंशन नहीं है, असंवैधानिक पद है। जो पद है ही नहीं तो जो भी आप नियुक्तियां करेंगे असंवैधानिक। दूसरी बात यह है कि उसका सैलरी जो है एक स्ट्रक्चर्ड यहाँ सैलरी है। मैं असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर ऐसे हमारे हैं, वैसे ही असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उसके बाद डिप्टी रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, इस तरह के पद है। उस तरह का इन्होंने किसी पद को पर नियुक्त नहीं किया। एडवाइज़र नियुक्त कर रहे हैं, कहीं एकेडमिक एडवाइज़र तो एक्सपर्ट, तो कहीं सिक्योरिटी एक्सपर्ट, तो ये वो फालतू बकवास खाली। और उसमें अपने लोगों को लाकर उन्होंने ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस के नाम पर संस्थान को बेहतर करना था, ये इन्होंने अपने लोगों को बेहतर किया, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर की। और उसमें जो धन देने थे वो खुद अपने मन से जज करते हैं। किसी को 50,000, किसी को 1 लाख महीने, किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख, किसी को 3.5 लाख, जिसको जो मन हो रहा है वो बांट रहे हैं। जैसे बाबा जी का प्रसाद बट रहा हो कहीं पर कि जो मन हुआ वो बांट दे। और मैं जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो जैन साहब का कि जिसको मन चाहे उसको उन्होंने दे दिया। ये सीधा सीधा जो है BHU के एक्ट और इंस्टीट्यूट की धज्जियाँ उड़ानी है और इसके विरुद्ध हम लोग कई बार आवाज़ उठाए, कुछ नहीं हुआ। यही नहीं रुके उन्होंने। पैसे तो खैर 1000 करोड़ खाए, उसको तो खा पका ही गए। कहाँ गया उसका कोई नहीं जानता कि कहाँ गया वो 1000 करोड़। 1000 करोड़ जी, 1000 करोड़, 1 करोड़ नहीं, 1000 करोड़, 1000 करोड़ जी। उसके बाद इससे भी जब पेट नहीं भरा तो यहाँ के जो हेरिटेज ट्री थे, यानी जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है एशिया के सबसे सम्मानित यूनिवर्सिटी में से एक है और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक है। और इसकी पहचान जो थी वो ग्रीनरी थी और जो इनको बनाने वाले थे वो भीख मांग मांग कर इस यूनिवर्सिटी को बनाया था। उसी कुलपति के पद पर जिन्होंने भीख मांग कर बनवाए थे, ऐसे लोगों द्वारा, हमारे पुरखों द्वारा, उसमें और लोगों का भी कंट्रीब्यूशन था। उस विश्वविद्यालय में उन्हीं के कुर्सी पर बैठकर उन्हीं के आदर्शों को मटियामेट कर रहे हैं। और जहां वो दुनिया से एक शिक्षाविद, पढ़े लिखे लोग, साइंटिस्ट, यहाँ के आइंस्टीन तक को इनविटेशन दिया था, वो भी ज्वाइन करने को इंस्टीट्यूशन राजी थे। वहाँ पर इन्होंने सब चोरों को इकट्ठा किया है चारों तरफ से। अली बाबा एंड 40 थीप जो कहानी थी ना, वही है। अली बाबा है एंड 40 थीप को बुलाया इन्होंने। तो ये एक उसमें से एक सबसे बड़े जो चोर हैं वो हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के मेडिकल सुपरेंट प्रोफेसर डॉक्टर के गुप्ता। ये एक अपराधी और भ्रष्टाचारी है। इनके ऊपर अपराध और भ्रष्टाचार ब्लड बैंक के इंचार्ज रहते हुए साबित हो चुका है। यानी कि ये 2016 में पहले भी मेडिकल सुपरेंट थे और उस समय ब्लड बैंक के भी इंचार्ज थे। तो ब्लड बैंक के इंचार्ज और साथ में अधीक्षक होना ही अपराध है। मतलब ये एक साथ रह ही नहीं सकते आप, एक पद पर आप रह सकते थे। जब मैंने आवाज़ उठाई इनके भ्रष्टाचार की तो सबसे पहले चिकित्सा अधीक्षक के पद से हटा दिए गए, उस समय उठाए थे। और उसके बाद ब्लड बैंक के इंचार्ज का मैंने जब थे उसको मैंने चुनौती दी थी, उस समय दिलवाई थी। उसमें क्या किया था इन्होंने, IIT के बच्चे थे, वो अपने प्रेम सद्भाव में लोगों की जानें बचाने के लिए अपना खून दान दिया था, अपना शरीर का अंग दान दिया था। 653 यूनिट ब्लड, 1-2 नहीं, 653। ये आदमी उस खून को बेचकर पैसे कमा लिया। और वो जब जांच, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं सर, सबूत दूंगा मैं, आरोप नहीं लगाता मैं। कोई भी चीज़ जो बताऊंगा उसका सबूत दूंगा आपके पास। कमिटी का रिपोर्ट है, ये आरोप नहीं है। ये जरा देना फाइल, ये आरोप नहीं है, ये है उनकी काली करतूत। और ये है 653 यूनिट। देखिए जो ये ग्रीन क्या हुआ, 653 यूनिट जी, देखिए, पढ़िए, है दिख रहा है। और ये देखिए, देखा आपने,
और इनके काली करतूत की बहुत सारी कहानी अंदर लिखी है। अब मैं कंक्लूज़न में आप देखिए कि इनको क्या उनको कहा गया था, अब क्या आपके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। अच्छा सर, ये है काली करतूत में क्या कहा गया है, वो मैं बता देता हूँ कंक्लूजन में। क्योंकि आपने कहा कि आरोप, हाँ इसलिए मैंने सबूत बताया आपको कि आरोप नहीं है। ये कमेटी का रिपोर्ट है कि एक भ्रष्ट आदमी है। ये ब्लड बैंक का इंचार्ज बन ही नहीं सकते थे, क्योंकि ये मेडिसिन के प्रोफेसर हैं और ब्लड बैंक का इंचार्ज पैथोलॉजी के प्रोफेसर हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये उनका अनाधिकृत इंक्रोचमेंट था, जिसको अवैध कब्जा कहते हैं, जो गुंडों मवालियों द्वारा किया जाता है। यानी कि उस विभाग पर इस अपराधी के द्वारा अवैध कब्जा किया गया था। उसके बाद जो ब्लड बैंक होता है वो लाइसेंस से चलता है, नाकों को लाइसेंसिंग चाहिए होती है, लेकिन ये इस इंस्टीट्यूशन में बिना लाइसेंस के ब्लड बैंक चला रहे थे बीएचओ में। तीसरी बात, लाइसेंसिंग के लिए जिस अधिकारी का उन्होंने नाम दिया था, जिस प्रोफेसर का, वो पैथोलॉजी के प्रोफेसर थे और उनकी अनुमति के बगैर उनके नाम का दुरुपयोग किया था, यानी 420। उनको पता नहीं था। ये सब कमेटी में बताया गया है और आप चाहेंगे फोटो आप खींच के ले लिया। जी। लेकिन सर, आप लगातार इतना मुखर हैं, आपको डर नहीं लगता है? क्योंकि आप समझिए, जो देश में बोल रहा है उसकी स्थिति क्या होती है और क्या हो रही है। आपको नहीं लगता आपको संस्थान से निकाल दिया जाएगा, आपको इसकी सजा मिलेगी, या कई तरह के षड्यंत्र होते हैं, आपको डर नहीं लगता? इस सबसे मैं ऊपर उठ गया हूँ, क्योंकि जब मैं पहली बार आंदोलन किया था तो 14 महीने सस्पेंड रहा था, 1 रुपया सैलरी नहीं दी गई थी और मुझे अपराधियों जैसे आतंकवादी होता है ना, उसकी तरह अपने घर में ही नज़रबंद कर दिया था। तो आप ये समझिए कि अगर आम जनता के स्वास्थ्य के लिए, उसके बेड मांगने के लिए, अस्पताल मांगने के लिए अगर मुझे नज़रबंद हो जाए, सस्पेंड हो जाए और 14 महीना मुझे सस्पेंड रखा जाए, तो ये कैसा देश होगा, कैसी दुविधाएं, कैसे कानून होंगे, तो पता ही होगा। जब उससे मैं नहीं डरा तो अब कैसे डरूंगा? अभी तो मैं फिलहाल पद पे हूँ, फिर हटेगा, फिर लड़ेंगे, इसमें क्या है? हटना जाना तो आता रहेगा। सीधा पूरी संस्था, पूरे प्रधानमंत्री और पूरे यंत्र सबको आप चैलेंज कर रहे हैं सर? नहीं, ये हम चैलेंज थोड़ी कर रहे हैं, ये तो सच्चाई आपके सामने एविडेंस दे रहा हूँ। मैं चैलेंज तो तब करूँगा जब मैं कोई ऐसे आरोप बताऊँ जो कि मेरे पास जिसके एविडेंस नहीं है। मैंने कहा वो कि वीसी साहब अपराधियों को संरक्षण देते हैं। मैं आपको एक पेपर दिखाता हूँ, आप इसको देखिए, इसको भी आप शूट करिए। वो तस्वीर ले ली जाएगी लास्ट में। हाँ। आप मुझे जो उससे संबंधित होगा। एक ये रिपोर्ट है जी। एक यहाँ हमारे पूर्ववर्ती हेड थे जिन्होंने खरीद में घोटाला किया। कमेटी ने जांच की, मैंने आरोप लगाए, कमेटी ने जांच की, कमेटी ने कहा हाँ ये गलत है और उन्होंने सज़ा क्या दी पता है? डिलीजेंट बिहेवियर करिए, अच्छा व्यवहार करिए। अगर इसको हंसी नहीं सर, मतलब क्या बताऊँ मैं, मतलब अगर कैसा चल रहा है ये, अब मैं कानून का सिर्फ एक आपको देख रहा हूँ कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कैसा कानून से चल रहा है और किस तरह गुंडागर्दी है यहाँ अधिकारियों की। ये नियम कायदे कानून क्या होता है सिर्फ किताबों में लिखी हुई है, सिर्फ कानून की किताबों तक सिमटी है, और काम क्या हो रहा है मैं ये आपको बता रहा हूँ। और ये सब पेपर है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट उन्हीं के द्वारा, वीसी के ही ऑर्डर से। और दूसरा ये दिखाऊंगा तो इन्हीं भ्रष्टाचार में जो शामिल खरीद फरोख्त मतलब जो कंपनियां इन्वॉल्व थी, उसको मैंने पेमेंट से ऑब्जेक्शन लगा दिया। उन्होंने मेरे पावर को ओवर पावर करते बिकॉज ही द हाईएस्ट अथॉरिटी पेमेंट दे दिया। यानी डायरेक्ट फाइनेंशियल करप्शन है, डायरेक्ट फाइनेंशियल करप्शन, जिसके एविडेंस है मेरे पास कि वो डायरेक्ट फाइनेंशियल करप्शन में इन्वॉल्व है। और ये जो अपराधी चिकित्सा अधीक्षक है, मेरे लगातार कहने के बाद भी उन्होंने लगातार उनको बना कर रखा है। ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए या विश्वविद्यालय के कुलपति या चिकित्सा अधीक्षक बन के रहना चाहिए? आप बताइए। अगर इस तरह से संरक्षण प्राप्त होगा तो यहाँ अपराधी फूलेंगे फलेंगे या मरीजों की सेवा होगी, अच्छा शिक्षण व्यवस्था होगी, क्या होगा? और इसके अलावा जो क्या हो रहा है, निजीकरण हो रहा है। निजीकरण में पहले तो बताया निजी लोगों को रखा जा रहा है, जैसे कि प्राइवेट किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रखी जाती है। दूसरा निजीकरण हो रहा है अस्पताल के अंदर। यहाँ पर सीटी स्कैन जांच होनी है, निजी हो गया। MRI कराना है, निजी हो गया। आपको खून की जांच करानी है, निजी। और निजी किसको दिया है?
जो खून की जांच थी वो सबसे ज़्यादा लाभ कमाने वाला विभाग। इतने सारे ब्लड बैंक, या हज़ारों लोग आते, 10,000 लोग लगभग रोज़ आते हैं, इतने टेस्ट होते हैं, करोड़ों का फ़ायदा है। उसको इन्होंने एक कंपनी पीओसीटी को दे दिया, जो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है और उनके मित्र हैं, उनको इन्होंने दे दिया पीओसीटी कंपनी को। सिंगल टेंडरिंग था, लिमिटेड टेंडर था, एक बार एडवर्टाइज हुआ, सारे टेंडरिंग रूल को वायलेट करते हुए। ये एक अलग क्राइम। तीसरा, जो आंदोलन मैंने एक पहले कहा कि सरकार ने ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे सज़ा दी, बीच में कुछ कार्य भी किया, उसके लिए मैं अप्रिशिएट भी किया सरकार की कि जो आयुष्मान भारत, चलो आपने कुछ भी सही, लाखों लोगों को भी अगर फ़ायदा हुआ है तो कुछ तो आपने किया है और उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। उसके लिए आपके क्रेडिट को कोई लेना नहीं चाहिए, और नहीं अगर मैं लूँगा तो मैं गलत होऊंगा। आई एम जेनरस इनफ कि आपको मैं जो आपने किया है उसके लिए धन्यवाद भी आपको दूँ। और उसी तरह बीएचयू में भी आपने पैसे दिए थे एम्पावरमेंट के लिए, 1000 करोड़ तो इंस्टीट्यूट को दिया था, वहाँ विश्वविद्यालय को दिया था, जिसका क्या हुआ मैंने बताया। दूसरा जो 1000 करोड़ दिया था इस मेडिकल कॉलेज को दिया था, उसमें कई सारे बिल्डिंग्स बनी, लेकिन उसके अलावा जो मरीजों को फ़ायदा पहुंचना था, उस धन में से क्या हुआ, जो चिकित्सा अधीक्षक महोदय हैं, कुलपति संग मिलकर फ्लोर जिस पर मार्बल्स लगे हुए थे उस पर टाइल्स और ग्रेनाइट लगा दिए उस पैसों से। और लग रहा है कई अस्पताल कई हिस्सों में भी जाएंगे तो अभी भी आपको दिख सकता है उसके कुछ न कुछ निशान। मतलब जो टाइल्स थे उसको तोड़ के फिर से मार्बल लगाया नहीं गया? नहीं, मार्बल जो थे उसको तोड़ के टाइल्स नहीं, ऊपर चिपका दिए गए। अच्छा, उसी पे ऊपर चिपका दिए ताकि वो फंड वहाँ लग सके। हाँ, फंड मतलब जो मरीज को एक्चुअली ये मार्बल का जो पैसा था, गरीब मरीजों को कम खर्च में या फ्री में कुछ दवाएं, इलाज, ये सब दिया जाना था, उसका इस तरह से पर्सनल लाभ के लिए काम करा दिया गया। उसके बाद क्या था कि इसी पैसे से एक यहाँ मैं सुपर स्पेशलिटी विभाग का व्यक्ति हूँ। कार्डियोलॉजी एक सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट है और सुपर स्पेशलिटी का कंसेप्ट भारत में नया है, बहुत पुराना नहीं है। तो पहले एमबीबीएस डॉक्टर होते थे, फिर एमडी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हुए, फिर सुपर स्पेशलिटी केयर की किडनी का किडनी, हार्ट का हार्ट, लिवर और अदर जो है न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी, इस तरह से कंसेप्ट इंडोक्राइन जो। तो ये जो स्पेशलाइज कंसेप्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पर बेड्स उस हिसाब से पहले से बने नहीं थे, तो इसके बाद सुपर स्पेशलिटी एक भवन बना। तो हम लोग की जो बेड की क्राइसिस हो रही थी उसको दूर करने के लिए सरकार ने जो पैसे दिए उससे एक सुपर स्पेशलिटी सेंटर बना। उस सुपर स्पेशलिटी सेंटर में चूँकि पहले हृदय रोगी कम थे, एक महीने में 400 पेशेंट आते थे हमारे पास, आज जो है रोज़ 400 आते हैं, तो 25 से 30 गुने पेशेंट बढ़ गए। तो मरीज बेड भी उसी हिसाब से बढ़नी चाहिए थी। उसको छोड़िए, अगर हम डेथ स्टैटिस्टिक्स को देखें तब भी हर तीसरा व्यक्ति आज इस देश में हृदय संबंधी बीमारियों से मर रहे हैं। और पोस्ट कोविड काल में तो लोग, बच्चा, बूढ़ा, जवान, कौन कहाँ चलते फिरते, नाचते गाते, खेलते कूदते चले जा रहे हैं, उसका तो ठिकाना ही नहीं है। ऐसे काल में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी कि हृदय विभाग को अगर हर तीसरा व्यक्ति अगर हृदय की गंभीर बीमारियों से जाने दे रहे हैं, तो हर तीसरा बेड अस्पताल का आज कार्डियोलॉजी का है। इसीलिए मैंने प्रधानमंत्री जी से बजट से पहले, जो 4 महीने पहले हमने लिखा था एक पत्र, और उसमें कहा था कि इस देश में आज 50 डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर बनाने की आवश्यकता है। ये महामारी आपको अगली पर बहुत परेशान करने वाली महामारी है, ये वैक्सीनेशन के पोस्ट एरा में। और उस एक अस्पताल में कम से कम 250 बेड हो और ये पूरे देश के अंदर ज़रूरत के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ताकि कोई भी समाज का व्यक्ति बिना इलाज के या इलाज के अभाव में अपनी जानें ना गंवाए। तो वो तो कुछ नहीं हुआ इस बजट में, बजट तो पूरा शून्य रहा। उसके बाद क्या हुआ कि जो बताया कि बेड जो नए बने थे उसमें 41 बेड नए भवन में हृदय विभाग को दिया गया, और पहले 48 बेड हमारे पास थे, यानी 89 कुल बेड थे। और ये मेडिकल सुपरेंट बन गए फिर से, तो इनको पहले से खुन्नस बीच में मैंने हटाया था, फिर बने। इससे पहले बनने से पहले भी ये इमरजेंसी इंचार्ज बने, वहाँ बनकर इन्होंने नर्सिंग स्टाफ को थप्पड़ मार दिया। कोविड आया था, उसके नोडल ऑफिसर बनाए गए, वहाँ भी इन्होंने खरीद फरोख्त। आप समझते हैं कि जो कोविड के समय में इतने पैसे, रेमडेसिविर, तो ग्लव्स, सैनिटाइजर, इस सब में पैसे का दुरुपयोग हुआ, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर तो कभी नहीं। तो पेशेंट केयर मिलने रहा तो वहाँ भी मरीज कूदने लगे तो बवाल हुआ। तो हर बार जब भी होता था इमरजेंसी में थप्पड़ मारे तो प्रमोशन पाए।
नोडल ऑफिसर बना दिए गए कोविड के, और वहाँ जब इन्होंने लूटपाट मचाए तो इनको और बड़ा जॉब कहा कि बड़े वाला पे लो आप, अब तुम फिर चिकित्सा अधीक्षक बन जाओ, और वहाँ जाकर लूटना शुरू कर दिया। 3 साल से वो चिकित्सा अधीक्षक के पद पे हैं। यहाँ पर कोई भी एक क्षणिक नियुक्ति थी, कोई भी व्यक्ति की नियुक्ति 3 साल से ज़्यादा पद पर नहीं होती है। वीसी 3 साल के लिए बनते हैं, डीन 3 साल के लिए, मैं हेड 3 साल के लिए हूँ। वो जो कि क्षणिक नियुक्ति थी वो आज भी 3 साल से ज़्यादा समय से अपने पोस्ट पर बने हुए हैं। टोटली एक तो क्रिमिनल है, बताया कि ब्लड बैंक के चोर थे, हर जगह अपराध किए हैं। उसके बाद यहाँ भी 3 साल के बाद भी अवधि बना हुआ है। और ये जो हृदय विभाग को बेड, चूँकि ये बने हुए थे और पहले से खुन्नस थी, तो जब ये फिर से बन गए तो उनकी खुन्नस मुझसे निकालने के बदला मरीजों से निकालने लगे। अब मुझसे क्या खुन्नस निकाले, मैं तो अपना काम करता हूँ, आता जाता तो कुछ कर नहीं पा रहे। तो मरीज बेचारा जिनको कि वो बेड एडिशनली मिलना था, इन्होंने कहा ये एडिशन नहीं है, ये ऑप्शनल है कि आप 48 जब छोड़ोगे तब मैं आपको नए भवन में 41 दूँगा। और ये कह के लगातार 2 साल से ज़्यादा समय तक उन्होंने ताला लगा के रखा। मैं लगातार 50 पत्र सभी जितने अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी यहाँ के हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और जो स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय, उस सबको लेटर लिखा, लेकिन काफ़ी समय तक कुछ नहीं हुआ। पिछले मार्च में यहाँ के एक्स डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने एक कदम उठाई, इसमें एक जांच कमेटी गठित की। उन्होंने 2 महीने तक जांच की और अक्टूबर 2023 में रिपोर्ट दी कि हृदय विभाग जो अलग अलग जो पुराने और नए भवनों में अभी चल रहा है, 48 इधर और 41 उधर है उनके पास, 41 भले ही लॉक्ड है, कैसे उस लॉक को अनलॉक किया जाए और इनको पूरा का पूरा नए भवन में एक जगह शिफ्ट कर 4था तल्ला नया भवन कर दिया जाए, आधा 5वां तल्ला दिया जाए, ये रिजोल्यूशन दिया। फिर 5 महीने बीत गए, इन्होंने उनकी आदेश को नहीं माना, जो अपराधी चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर डॉक्टर के गुप्ता जी हैं। उसके बाद मार्च फर्स्ट वीक में मैंने फिर से एक नोटिस दिया कि अगर आप 8 मार्च तक ये जो आदेश है इसका अनुपालन नहीं करते हैं तो मैं आमरण अनशन करूँगा। क्योंकि सारी चीज़ें लेटर लिख के यहाँ से वहाँ सबको मैं थक गया था 2 साल से ज़्यादा समय से। फिर यहाँ के डायरेक्टर साहब और डीन साहब एक्शन में आए, उन्होंने कमेटी बनाई, मतलब अभी खुद हमारी उनसे वार्ता होने लगी और 8 तारीख को वो रिजोल्यूशन निकाले कि जो कमेटी का रिकमेंडेशन है वो इन टोटल लागू होगा, यानी होल ऑफ द 4th फ्लोर एंड हाफ द 5th फ्लोर ये डिपार्टमेंट कार्यालय को दे दिया जाएगा। फिर एक विथ इमीडिएट इफेक्ट यानी टुमारो, और ये भी लिखा है उस लेटर में कि ये मेडिकल सुपरेंट जो है उस आदेश का अनुपालन करेंगे, ऐसा उन्होंने उसमें लिखा है कि उनसे भी वार्ता हुई है, ये भी ऐसा मानेंगे। लेकिन फिर आप देखें कि फिर मैं देखा कि इमीडिएट इफेक्ट टुमारो का मतलब 9 तारीख से लागू होना था उसको, लेकिन बीत गए फिर से 1 हफ्ते, फिर कुछ नहीं हुई। मैं कंटिन्यू इस मुद्दे को उठाता रहा। उसके बाद क्या हुआ कि एक लेटर लिखा 12 तारीख को, फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और भी समय, फिर 2 हफ्ते और बीत गए, फिर भी इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। यानी के गुप्ता साहब जो कि प्रोफेसर जो बताए जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं सर से पाँव तक, उन्होंने उसके बाद दूसरा मैंने लेटर लिखा। जब मैंने दूसरा पत्र लिखा तो इन्होंने क्या किया, उसके 2-3 दिन के बाद वो जो मुझे दिया था डायरेक्टर साहब यानी उनके सुपीरियर या संस्थान के सबसे बड़े अधिकारी ने, डीन साहब के भी को सिग्नेटरी थे, डीन साहब भी उसमें, उनको उनके आदेश को एक तो नहीं माना उन्होंने। मेरे लेटर 2 लेटर लिखने के बाद भी 2 साल से बंद करके तो रखा ही था, लेकिन उन्होंने किसी और को वो दे दिया, और विभाग को। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बेड डिस्ट्रीब्यूशन का उनके पास कोई अधिकार नहीं है। ये गैर कानूनी था। और दूसरा कि अपने सुपीरियर के आदेश को भी उन्होंने नहीं माना था, यानी कि डिसओबीडियंस भी था, और दोनों ही अपराध है।
इसके भी वजह से वो सब पुराने आरोप को अगर छोड़ भी दिया, इसी आरोप पर भी इसको हटाया और टर्मिनेट किया जा सकता है कि आपने डिसोबे क्यों किया और जो अधिकार नहीं था वो काम क्यों किया आपने। ये दोनों ही गैर कानूनी काम है। 3 साल तो पूरा हो गया है। ब्लड बैंक में भ्रष्टाचार की कहानी तो है ही है। इस हर चीज़ों में आपको हटाया जाना चाहिए था, लेकिन कुलपति जी और इनका ऐसा रिश्ता है, हाँ ऐसा गठजोड़ है, ऐसा प्रेम है कि इस अपराधी को बचाने में जी जान से लगे हुए। अभी जब आंदोलन मैंने शुरू किया, इसके इन सब यही आंदोलन का मुद्दा था, तो हमारा सिर्फ एक मांग है, एक मांग, फॉलो द रूल, कानून का अनुपालन करें। कानून का अनुपालन किनसे? वीसी साहब फॉलो द रूल, यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाइए, उसके हिसाब से विश्वविद्यालय चलाइए, नियम कायदे कानून से बहाली करिए। ये जो आपने फर्जी बहालियाँ कर रखी सबको गेट आउट करिए, सबसे पैसे का रिकवरी करिए जिसको आपने दिया है। ये जो हेरिटेज पेड़ को आप काट काट के पैसे बना रहे हैं वो सब बंद करिए धंधा, और उसके लिए अपने पॉकेट से जो भी लिया उसका पेनल्टी वापस दीजिए, और उसके लिए माफ़ी मांगिए कि आपने इस पेड़ को, हेरिटेज पेड़ को, तो जेल जाने वाली चीज़ है ना। आप पेड़ तो वैसे भी नहीं काट सकते हो, हेरिटेज पेड़ को काट के आप इस विश्वविद्यालय के रूट को, यानी उस जो विचार है, उस विचार को जो कि आज़ादी से पहले बनी थी, उस विचारों को, इस भारतीय संस्कृति को आप कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस पर जो हमला किया उसके लिए आपको माफ़ी भी मांगनी चाहिए। तो एक तो माफ़ ये है कि कानून से चलाइए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाइए और जैसा कानून वैसा चलाइए। दूसरी जो मेरी मांग है, जो मेडिकल सुपरेंट जो एक अपराधी है, जिनके इतने सारे अपराध हैं, उसको सबसे पहले कि वो 3 साल भी हो चुका है, अब उसको हटाइए, उस पर एक SIT जांच गठित करिए। उसने जितने भी भ्रष्टाचार करे हैं उसकी जांच हो, और उसके लिए जो उनके लिए सज़ा हो वो सज़ा उनको दिया जाए। और तीसरी जो मांग है, जो रोगियों के लिए जो बिस्तरों के अभाव हैं, जिनसे वो मर रहे हैं, हृदय के रोगी, लगातार इन 2-2.5 सालों से जो आपने बंद करके रखा है, जिसमें कि 35,000 से ज़्यादा लोगों को बेड खाली रहते हुए आपने बेड नहीं दिया, और उसमें से हज़ारों लोगों की जानें चली गई। अब ये धंधा बंद करिए, जो एक सामूहिक अपराध है, सामूहिक नरसंहार है, तो इसको बंद करिए और सिर्फ डायरेक्टर साहब के आदेश को लागू करिए। दैट्स ऑल। मेरी मांग क्या है? फॉलो द रूल, यानी फॉलो द रूल 3 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता है। कन्विक्ट द क्रिमिनल, पनिश द क्रिमिनल, फॉलो द रूल। जो इधर उधर काट पीट कर रहे हैं वो सब बंद करिए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाइए, फॉलो द रूल, डायरेक्टर्स ऑर्डर, फॉलो द रूल, दैट्स ऑल। इसके लिए मैं 15 दिन से 14 दिन से आमने अनशन पे हूँ। क्या ये सर्व की बात नहीं है? ये सब प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में है। प्रधानमंत्री जी खुद इस मुद्दे पर, जब मैं आमरण अनशन कर रहा था, 2 बार आ चुके हैं और तीसरी बार आने वाले हैं। हर बार मैंने उनसे मिलने के लिए अनुमति मांगी, नहीं मिला मुझे। वो आए, मिले, लेकिन मिले किससे? अपराधियों से। कुलपति जी से 1 घंटा बैठ के बात की। अरे भैया वो अपराधी है, वो थोड़ी बताएंगे मैं अपराधी हूँ। कौन सा अपराधी आज तक कहा है कि मैं अपराधी हूँ, ये बताइए। तो आपको मुझसे मिलना चाहिए। मैं यहाँ का एक अधिकारी हूँ जो ये कह रहे हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ी चल रही है, तो कम से कम 5 मिनट तो मुझसे मिल लेते, मेरी बात भी तो सुनते, मेरे पास भी एविडेंसेस है वो देख लेते। 5 मिनट में आपको समझ में आ जाता। जब भी एक तरफ की सुनेंगे तो आप जाति धर्म पार्टियों के हिसाब से अगर संस्थान को चलाएंगे, देश को चलाएंगे, तो इससे संस्था नियम कायदे से नहीं चलेगी। यहाँ एनार्की फैल गई है और ये आपके लिए भी नुकसानदेह होगा, क्योंकि जो बनारस और आसपास की जनता है इसे बहुत ही करीब से देख रही है। आपका भी आकलन कर रहा है, आपके रोल का भी आकलन कर रहा है कि किस तरह से जीरो टॉलरेंस की भ्रष्टाचार की जो आप नीति की बात करते हैं, वो जीरो टॉलरेंस में तो यहाँ आपके चिराग तले ही अंधेरा है। ये भ्रष्टाचारी खुलेआम वाइस चांसलर लेके और चिकित्सा अधीक्षक तक चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। एनार्की क्या हुआ? कानून नहीं चल रहा है कोई। यहीं पर अगर आप एक जो मरीज हैं, आपके संसदीय क्षेत्र में आने वाले लोग ही यहाँ पर इलाज कराने आते हैं। अगर वो आपके रहते हुए, आपने पहले तो एम्स के लिए यहाँ बनाने की बात की थी, जो आज तक 10 साल प्रधानमंत्री रहते हुए आपने एम्स नहीं बना पाए। उसके बाद आप जो है यहाँ पे जो बेड है वो भी जबरन ताला लगा हुआ है, बार बार लिखने के बाद वो बेड नहीं दिलवा पा रहे हैं मरीज के। भाई प्रधानमंत्री जैसे सशक्त व्यक्ति, जिससे पूरा देश दुनिया थर्रा रहा है, जो हम विश्वगुरु बन चुके हैं, उस काल में ये जो मतलब दुनिया में डंका बज रहा है, वो अपने खुद के क्षेत्र में उनके अधिकारी ही नहीं मान रहे, और मान ही नहीं रहे बल्कि उनको अपमानित कर रहे हैं, और उनको चाहते हैं कि अगला चुनाव हार जाए। तो सबसे पहले तो विपक्ष से लड़ने से पहले इन लोग से लड़ लेना चाहिए कि अगर ये बचे रहे तो आपको चुनाव हरवा देंगे ये।
थैंक यू सर। यह हमारे साथ ओम शंकर जी थे जो बता रहे थे कि बीएचयू में किस तरह से धांधली चल रही है, किस तरह से आपराधिक प्रवृत्ति के लोग संगठनों में काबिज हैं और लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इनका साफ कहना था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी नहीं जागे, हालांकि इनका कहना था कि 2 बार वो आ चुके हैं बीएचयू में, लेकिन ये आंदोलन पर हैं, ये अपनी बात रख रहे हैं, इनसे बात नहीं होती। ये अलहदा आंदोलन आप देख रहे होंगे जो देश में चल रहा है, जो चिकित्सक के तौर पर इलाज भी करते हैं और मरीजों के हक की बात भी करते हैं, आंदोलन पर हैं, बावजूद इसके मरीजों को ये देख भी रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे बड़ी अच्छी लाइन लिखी है इन्होंने, कोई जूस सा पी न सके किसी का जिस्म गार कर, इसलिए लड़ रहे हैं अपनी सेहत मारकर। आज 15वां दिन है जब ये अनशन पर हैं। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।